जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं आज अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन हल करवा रखा है और उस पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन छूट गया था। आज उसको पुनः हल करवाऊंगा और उसके बाद आगे चलूंगा। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से एक प्रश्न छूट गया था। क और ख मैंने करवा दिया था, ग छूट गया था। चलिए आज उसको हल करवा देते हैं, उसके बाद तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 3। और ग वाला पार्ट छूट गया था। जैसा कि क्वेश्चन में दे रहा है कि वृत्त का व्यास ए बी, एक कोई वृत्त है ये, जिसका व्यास ए बी, ए और बी इस वृत्त का व्यास है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है। ए का निर्देशांक दे रहा है -2 और -7 और बी का निर्देशांक दे रहा है 1 और -11, यानी 1 और 11 इसका बी का निर्देशांक दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी वृत्त की त्रिज्या का मान निकालना। इसको ओ मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ओ ए या ओ बी का मान ज्ञात करना है, जो कि त्रिज्या बनेगी। और साथ में कह रहा है कि ओ का यानी जो केंद्र है, केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। केंद्र का निर्देशांक क्या बनेगा। तो प्यारे बच्चों जानिए कि जो केंद्र होता है वह केंद्र जो व्यास के शीर्ष होते हैं उससे समान दूरी पे होता है। अर्थात जब ये समान दूरी पे होगा, यानी इतनी ये जितनी दूरी होगी उतना ही दूरी ये होगा। तो जब दोनों दूरियां बराबर होगी तो कह सकते हैं कि मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है बच्चों x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। अर्थात ये अगर x1 का काम करेगा तो ये y1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा तो ये y2 का काम करेगा। उस हिसाब से लेकर चलेंगे तो यहाँ पे x और y होगा और x और y का निर्देशांक निकालना है। तो इस x का निर्देशांक क्या बनेगा, मैंने बताया था x1 की वैल्यू दिया है -2, x2 की वैल्यू दिया है +1। दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, एक कैपिटल X का मान निकल जाएगा, यानी x बराबर निकल करके आएगा 1/2, -1/2 आएगा। इसी प्रकार यदि y का मान निकाल लें तो y बराबर हो जाएगा -7 और -11/2, यानी y हो जाएगा -7 और -11, ये -18 हो जाएगा। और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा -9, यानी y की जो वैल्यू आ गया वो 9 आ गया, 9। तो निर्देशांक क्या बनेगा, केंद्र का जो निर्देशांक बनेगा यानी x, y, तो x, y की जो वैल्यू बनेगी वो -2, ये माइनस होगा, सॉरी ये -1/2, -9, ये केंद्र का निर्देशांक बना। अब क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि यहां से इसकी वैल्यू चाहे यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी। बच्चों इसके लगाने के 2 तरीके हैं, या तो पूरी की दूरी निकाल लें, 2 का भाग दे देंगे तो भी आ जाएगा, या तो यहां से यहां तक दूरी निकालें तो भी आ जाएगा। तो मैं क्या काम करता हूं, पूरी दूरी निकाल करके 2 का भाग दे देता हूं। त्रिज्या का मतलब क्या होता है, त्रिज्या का मतलब होता है व्यास का आधा, व्यास बटे में 2। अर्थात त्रिज्या की वैल्यू हम लोग r निकालेंगे तो r की वैल्यू निकल करके आएगी AB बटे में 2, AB बटे में 2। AB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/2 और AB यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बनेगा, क्या चीज पता है, AB का मान कैसे निकालेंगे, तो AB को हम लोग लिख सकते हैं
रूट में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला याद होगा। ए बी बराबर लिखा जाए तो ए बी बराबर लिखेंगे तो आएगा x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू दिया है 1 माइनस x2, फार्मूला लिख दे रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से लगाएंगे तो ए बी बराबर निकल करके आएगा। यहीं पे मान रखेंगे अंत में जब प्रश्न हल कर लें इसको पहले। तो ए बी का मान निकालना है मुझे, तो ए बी की वैल्यू निकल करके आएगा x2 की वैल्यू दिया है 1 माइनस, यहां से करेंगे तो माइनस यहाँ पे दिया हुआ है 2, यानी हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, इसके बाद ये और माइनस ए यानी माइनस 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 11 और प्लस 7 का स्क्वायर, यानी ए बी बराबर निकल करके आएगा 3 का स्क्वायर और प्लस यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर। देख लो बच्चों, ये हो जाएगा 4 माइनस में का स्क्वायर, यानी इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा कितना पता 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25 और बाहर निकालेंगे इसको तो आएगा 5। हमको r की वैल्यू निकालना, तो r बराबर लिखा है मैंने ए बी बटे में 2, यानी ए बी की वैल्यू जब निकालेंगे तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 5 बटा में 2, यानी हो जाएगी त्रिज्या कितना 2.5 लिख दें। ठीक है, चाहे इतना भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, सेंटीमीटर में चाहे मात्रक में, जैसे प्रश्न में दिया हुआ। ठीक है, कोई लंबाई का मान नहीं दिया है इसलिए इतना मात्रक हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, ये आएगा आंसर आर का। प्यारे बच्चों 2 नंबर का अच्छा सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शायद हो गया होगा, आप कॉपी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन को समझते रहिए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं उस सब क्वेश्चन को आप कमेंट में पूछ लीजिए। मैं दोबारा प्रयास करूंगा कि अगली वीडियो बनाऊंगा तो अगली वीडियो में क्वेश्चन को या उस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का या उस टाइप के क्वेश्चन को और लेकर आऊंगा जो आपको समझाने में का मैं प्रयास करूंगा। इस वीडियो में आप प्रयास करेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं जरूर उस पर क्वेश्चन उठाऊंगा और क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं पहुंच चुका था और क्वेश्चन नंबर 4 का मैं घ वाला पार्ट करवाना था मुझे। प्रश्न नंबर 4 का घड़ी घर। प्रश्न नंबर 4 के घड़ी घर में बोल रहा है क्वेश्चन कि 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का कोण 120 सेंटीमीटर पे 120 अंश है। अगर कोई ये वृत्त है तो यहां से कह रहा है कि इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। ये ओ हो गया, ये ए बी हो गया, ये 12 सेंटीमीटर ओ ए हो या ओ बी हो, ये 12 सेंटीमीटर के हैं, यानी इसको हम लोग कैपिटल आर भी कर सकते हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। इसका कोण जो दे रहा है वो 120 अंश का है, यानी थीटा की जो वैल्यू बता रहा है वो 120 अंश बता रहा है। आगे कह रहा है इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि अगर ये त्रिज्यखंड को बाहर निकालें तो देखिए आकृति ऐसी बनी है, ऐसे आकृति है। यहां पे दिया हुआ कोण 120 अंश का। अब क्या काम कर रहा है, कह रहा है कि इस त्रिज्यखंड को निकाल दिया जाए। त्रिज्यखंड को ये वाला छोर ए और बी को आपस में चिपका दिया जाए, इसको उठा करके यहाँ ला दे चाहे इसको उठाकर यहाँ ला दे, यानी ए और बी जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आकृति ऐसी बन जाएगी। ये आकृति घूम करके ऐसी बन जाएगी, ए और बी एक ही जगह आ जाएंगे घूमते हुए। अगर घुमा दिया जाए उठा करके इस सिरे को उठाएं और ऐसे रख दें, आप ऐसे समझे। मैं समझाने के लिए आपका प्रयास कर रहा हूं।
कह रहे बच्चों, देखिए समझिए, ये वाला जो कोण है, मान लेता हूं कि ये वाला कोण है 120 अंश का, और ये यहाँ पे ये है और यहाँ पे भी है। अब कह रहा है, कि इसको घुमाते हुए इसके पास लाइए। तो जब घुमाते हुए अगर पास लाएंगे तो एक आकृति बनकर के तैयार हो जाएगी ऐसी टाइप की, मतलब ऊपर वाला जो सिरा है वो आपस में चिपकेगा, तो ये नीचे वाला राउंडेड से बनेगा, यानी एक शंकु की आकृति बनकर के तैयार हो जाएगी, शंकु की डिजाइन। जब शंकु की डिजाइन बनकर के तैयार हो जाएगी, तो शंकु की डिजाइन में हम लोगों का क्या कह रहा है कि ये वाला जो मान है ना कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ए और बी यहाँ से कन्वर्ट होकर बनेगा क्या, ये वाला एक 2 पाई आर बनाएगा, 2 पाई आर बनाएगा। कौन सा, ये चाप, ये जो चाप है यही चाप बनाएगा 2 पाई आर, अर्थात चाप बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ये जो शंकु प्राप्त हो रहा है इसका आयतन पूछ रहा है, तो शंकु का आयतन कितना होगा, शंकु का आयतन पूछ रहा है। और ये वाला जो मान होगा, अगर ये 12 है तो ये भी तो 12 रहा होगा, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये 12 वैसे ही बना हुआ, यानी इसमें त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, कि जो चाप बन रहा है वृत्त के रूप में, तो इस आर का मान ज्ञात करना है, क्योंकि मैंने इस समय आर की वैल्यू मैंने कैपिटल दे रखा है। इस बार आर का मान निकालना है और ये एच का मान निकालना है। तो हम लोग को एक रिलेशन पता होना चाहिए कि यल बराबर होता है, यल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम टाइप का, क्योंकि 90 डिग्री का। ये फिगर से मैंने निकाल करके यहाँ रखा, इस फिगर को कन्वर्ट कर दिया इसके फॉर्म में, और वहां पे मैंने निकालने का प्रयास किया है। शंकु का आयतन पूछ रहा है। पहले चलिए हम लोग चाप और त्रिज्या के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो कोण बराबर फार्मूला होता है एक, कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या, चाप बटे में त्रिज्या। लेकिन बच्चों ये जो मान होता है ये रेडियन में मान होता है। ठीक है, यहां से लेकर चलेंगे तो कोण का मान दिया है 120 बराबर चाप बटे में त्रिज्या, त्रिज्या गुणा करेंगे तो 120 गुणे 12 बराबर चाप। मैंने बताया था कि ये रेडियन में होता है, इसको अंश के रूप में कन्वर्ट करने के लिए इसमें करेंगे पाई बटा में 180 अंश का गुणा करना होगा इसको। जब गुणा करेंगे तो निकल करके आएगा ये कैंसिल, 12 से कटाएंगे तो सॉरी 6 से कटाएंगे तो 2 बार, 6 से कटाएंगे 3 बार, 3 से कटाएंगे 4 बार, मतलब निकल करके आएगा पाई इंटू 8 बराबर हो जाएगा चाप। अब ये जो चाप है यही तो चाप कन्वर्ट हुआ है किसके रूप में, वृत्त के रूप में। और जब यही चाप वृत्त के रूप में कन्वर्ट हुआ है तो अब यहां से इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, क्योंकि चाप बराबर क्या फार्मूला लिखा गया है, चाप बराबर लिखा गया है 2 पाई आर, क्योंकि चाप जो कन्वर्ट हो गया वृत्त के रूप में, तो वृत्त के रूप में यानी वृत्त की परिधि के रूप में, तो वृत्त के परिधि के रूप में कन्वर्ट हुआ तो चाप बराबर 2 पाई आर से यूज करेंगे। तो चाप की वैल्यू दिया है पाई 8, पाई गुणे 8 बराबर दिया है 2 पाई इंटू आर। ये पाई से पाई कैंसिल, 2 से घटाएंगे तो 4, यानी आर की वैल्यू निकल करके आएगा और 4 निकल करके आएगा, यानी आर बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। चलो बच्चों आर की वैल्यू निकल गई। यहां पे देखें तो यल का मान दिया हुआ, यल का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है, यच का मान चाहिए, तो यच का मान निकालेंगे तो यच का मान हो जाएगा, यहां से निकालेंगे यच का मान, तो यच का मान के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस यच स्क्वायर। यल का मान 12 का यानी 144, आर को इस साइड लाएंगे यानी 4 का स्क्वायर 16 बराबर एच स्क्वायर, यानी 144 में से 16 घटा देंगे तो आएगा 128, 14 में से 6 गया 8, यानी 128 बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 128
या h बराबर हो जाएगा, करड़ी में 128 को लिख सकते हैं 64 गुणा 2, यानी h बराबर हो जाएगा 64 को बाहर निकालेंगे तो 8 कड़ी में 2, यानी h का मान निकल करके आ गया। अब पूछा क्या है, इस शंकु का आयतन कितना होगा। तो जब शंकु का आयतन का फार्मूला निकालेंगे तो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू मुझे ज्ञात है यहाँ पे 4, और एच का मान अभी मैंने निकाला ही था। 1/3 पाई को पाई रहने दीजिए, आर का मान, आर की वैल्यू 4 लिखा हुआ तो 4 लिख दीजिए गुणे 4, और एच का मान कितना दिया तो 8 कड़ी में 2, तो ये हो जाएगा कितना, इसका गुणा कर लीजिए, 8 चौक को 32 या 4 चौक को 16, 16 बाटे 128, 16 9 144 और 16 दाम का 160, यानी 16 बाटे 128, 128 काड़ी में 2 और ये बटा में 3 लिखा हुआ है, साथ में ये पाई। बच्चों आप क्वेश्चन को ज्यादा हल करने का प्रयास पाई को तोड़कर न करें। अगर गुणक मिलता है यहाँ 7 का तब तोड़िए, नहीं मिलता है तो आप इतना ही रख दीजिए। ये आपका हो जाएगा घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर यही आंसर होगा, यानी सेंटीमीटर का क्यूब, ये आंसर है। प्यारे बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन में तो दिया था, लेकिन 2 नंबर का लायक क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन लगभग 4 नंबर के लायक है, क्योंकि घुमा कर क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। परंतु हम चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों आगे की तरफ पढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। 5वें का क, 5वें का कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद 6x² -3 और -7x के शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात करने का मतलब है इसमें x और x का मान ज्ञात करना। शून्यांक का मतलब x का मान, x का मान क्या आएगा उसको हल करना है। आगे, तथा बहुपदों के गुणांकों तथा शून्यांकों में संबंध लगाना है कि बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों में क्या संबंध है, इन दोनों के बीचों के संबंधों को चेक करना है। यानी एक बार x का मान निकालना है। x का मान को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसके रूप में, अल्फा और बीटा के फॉर्म में। यानी x का एक x का जो मान आएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो एक x का जो मान आएगा वो अल्फा को बताएगा और एक x का मान जो आएगा वो बीटा को बताएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों समझने का प्रयास करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। पहले x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने का मतलब उसके शून्यक निकल करके आएंगे। शून्यक का मतलब होता है अल्फा और बीटा का मान निकल करके आएंगे। चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं। ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हम लोग 0 से तुलना कराएंगे, यानी 6x² -7x -3 = 0। प्यारे बच्चों गुणनखंड कैसे करते हैं आपको पता होगा, नहीं पता है चलिए मैं बता दे रहा हूँ। इसका और इसका गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद जो गुणनफल होता है उसी संख्या से इस संख्या को प्राप्त करना होता है। तो इसका गुणा करेंगे तो आएगा 18। 18 को 2 भागों में तोड़ना होता है। तोड़िए 2 भागों में, तो हम 18 को लिख सकते हैं 2 × 9,
2 गुणे 9 का मतलब 9 में से यदि 2 को माइनस करें तो बीच वाली संख्या मिल जाएगी। तो क्या करने के लिए कह रहा है कि 9 माइनस 2 कर रहा है, बस आपको कुछ नहीं करना, यही लिख देना है यहाँ पे 6x² माइनस 9 माइनस 2 इंटू एक्स और ये -3 इज इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा 6x² माइनस 9x, इसको लेकर चलेंगे तो प्लस 2x और ये -3 और इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 3 और x, तो हो जाएगा 2x और 3x कॉमन लेने के बाद 3 बचेगा, माइनस तो प्लस है यहाँ पे तो प्लस ही लेते हैं 1 और यहां से निकल कर क्या आएगा x यानी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस 1। दोनों को तुलना करना है 0 से, यानी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये आएगा 2x बराबर 3 यानी x बराबर हो जाएगा 3/2। यानी एक x का मान अगर इतना आया है तो यानी एक अल्फा को बता रहा होगा। ठीक है, उसी तरह से इसको हल करेंगे तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हल करेंगे तो 3x इज इक्वल टू -1 यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3। यानी एक x का मान ये बता रहा है, तो ये इसको अगर अल्फा माने तो ये जो मान बताएगा वो बीटा को बताएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको सत्यापित करिए। रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन आप समझिए। रिलेशन एक ऐसा होता है कि यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। और यदि इसके मूल का मतलब x और y का मान, मूल इसके जो दे रहा है वो अल्फा और बीटा दे रहा है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा के बीच में संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। मतलब x का जो गुणांक है, x का गुणांक बटे में होता है x² का गुणांक, ये होता है। तो और एक फार्मूला और होता है अल्फा इंटू बीटा। इन सब के बीच में रिलेशन होता है, इन दोनों के बीच में। अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है अचर पद यानी c बटा में x का गुणांक यानी a, यानी अचर पद लिखते हैं और बटे में आता लिखा जाएगा x² का गुणांक लिखा जाएगा। चलिए, तो इसी बेसिस पे हम लोग चलेंगे। तो इसमें मैंने बताया कि अल्फा का मान इतना है और बीटा का मान मैंने इतना बता दिया। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब है कि अल्फा की बीटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों चेक करना है। अल्फा की वैल्यू मैंने माना है 3/2 और बीटा की वैल्यू को लिया है मैंने 1/3। राइट साइड में चलते थे, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखते, यही समीकरण है, लिखा जाता है -b/a। तो -b तो माइनस दिया हुआ ऑलरेडी, यानी हो जाएगा 7 बटा में a का मतलब हो जाएगा 6। यानी आंसर हम लोगों का 7/6 आना चाहिए। हल करते हैं। तो यहां से हल करने का मतलब हो जाएगा एलसीएम 6, यहां से भाग देंगे तो 3 बार 3 का गुणा करेंगे तो 9, इसका भाग देंगे 2 बार 2 का गुणा करेंगे तो -2, यानी हो जाएगा हल करने के बाद 7/6। यानी ये भी 7/6 है, ये भी 7/6 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। इसी तरह से एक चेक करना और मान, क्या चेक करना, ये वाला, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a चेक करना है। तो अल्फा की वैल्यू है कितनी, वो 3/2 है और गुणे बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/2 है। यहां से चेक करें तो फार्मूला क्या बता रहा है अल्फा इंटू बीटा का, c/a। c की वैल्यू कितनी है, -3 बटे में a की वैल्यू कितनी है 6, कटाएंगे तो 1/2 बता रहा है। यहां भी हल करें तो यहां से कितना हो जाएगा,
यहाँ हो जाएगा क्योंकि बीटा की वैल्यू 1/3 था, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर -1/2 आएगा। यानी इधर भी और इधर भी 1/2 नेगेटिव आ गया, मतलब LHS इजिकल टू RHS यहाँ भी निकल करके आ गया। तो बच्चों यही सही है आपका, दोनों में चेक करना है कि LHS और RHS सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर LHS इक्वल टू RHS मिल जाता है तो यही आपको प्रूव करना होता है, दिखाना होता है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इसके शून्यांक है, शून्यांकों के बीच में एक रिलेशन बताना है, तो रिलेशन यही निकल करके आता है कि अल्फा इंटू बीटा का जो मान है और अल्फा प्लस बीटा का जो मान है, लेफ्ट साइड का मान और राइट साइड का दोनों के दोनों बराबर तुलना करके लाना होता है, जो कि ये सॉल्यूशन रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। चलिए आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को स्किप ना किया करिए। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो समझ लीजिए कि इस समय का जो पीरियड चल रहा है, गोल्डन पीरियड कहते हैं इसको, छूट जाएंगे आपके प्रश्न। और यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने साथियों को भी शेयर करिए, ताकि उनका भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आप अदर एप्लीकेशन पे जितना समय देते हैं उतना एप्लीकेशन पे, इस एप्लीकेशन पे समय देंगे तो कुछ ना कुछ जरूर अर्जित कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां का ख। इस क्वेश्चन के अंतर्गत कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह बिंदु से खींची स्पर्शियां केंद्र को बाह बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण अंतरित करती है। और इसमें फिगर बनाया हुआ बच्चों, देखो ऐसे दिया हुआ और ऐसे दिया हुआ है। ये कोई बाह बिंदु है और इसका नाम दिया हुआ है P, और ये दिया है A। यहां का कोण बताया गया है 100 डिग्री का है, और ये O है और यहाँ B लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि इसको स्पर्शियां जो है, यहाँ पे बिंदु बाह बिंदु P है, को केंद्र के को दे रहा है कि स्पर्शी खींची गई स्पर्शियां केंद्र को बाह बिंदु से मिलाने वाली रेखा, यानी केंद्र है ये, इसको बाह बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है, ये पूरा कोण जो दिया है वो 100 अंश का दिया, यानी AOB की जो वैल्यू दिया हुआ है वो 100 अंश दिया हुआ है। यानी ये वाला जो बता रहा है कि ये वाला जो रेखा आ रही है, इस कोण को 2 बराबर भागों में दे, ये वाला कोण जितना बनेगा उतना ही कोण ये वाला भी बनेगा, ये प्रूफ करके लाना। और इसका मान कितना आएगा वो भी बता देना। चलिए चलते हैं, हल करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है। पहले सिद्ध करना होगा एक सर्वांश। पहले बच्चों आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया होगा कि जो स्पर्शी होती है वो त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, जब स्पर्शी त्रिज्या के साथ कोण बनाती है 90 अंश का, तो पहला काम है कि इसको प्रूव कर लिया जाए कि बराबर है। जब इसको बराबर प्रूव कर लेंगे, इन दोनों कोणों को बराबर प्रूव कर लेंगे, ये दोनों कोणों को बराबर प्रूव कर लेंगे, काम हो जाएगा मेरा। लेकर चलेंगे चित्र में, जो दिया है पहले उसको नोट करेंगे। दिया है कि OA बराबर OB, OA बराबर OB। बच्चों क्यों? तो OA बराबर OB इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। और एक पॉइंट और क्या बता रहा है कि कोण B और कोण A, यानी कोण A और कोण B, इन दोनों की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। क्यों है? तो स्पर्श रेखा, इसके आगे नोट कर सकते हैं आप चाहे तो, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 अंश का
कोण बनाती है, इतना दिखा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण APO बराबर कोण BPO, ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। लेकर चलेंगे सर्वांग लेकर कर लेंगे, काम हो जाएगा। त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में जो जो दिया है बच्चों उसको नोट करेंगे। क्या क्या दिया है? कोण दे रहा है कि B और कोण दे रहा है कि A, दोनों के दोनों 90 अंश है। तो कोण A बराबर कोण B, इन दोनों की वैल्यू दिया है 90 अंश, इसको नोट करेंगे, दिया है। आगे बढ़े। ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या दोनों को दोनों बराबर होंगी, क्योंकि ये कई वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो लिख सकते हैं OA बराबर OB। क्यों? तो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या है का मतलब है कि दोनों के दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर बनेगी। और OP बराबर OP लिख सकते हैं। OP बराबर OP क्यों लिख सकते हैं? तो बताएंगे कि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है बच्चों, अब जब इतना हो गया तो 3 ही पॉइंट चाहिए हम लोगों को। 3 पॉइंट जैसे ही मिलता है तो हम बता सकते हैं कि ये जो फिगर नीचे और ऊपर वाला है दोनों के दोनों सर्वांग सम है। तो दिखा सकते हैं कि अतः त्रिभुज AOP सर्वांग सम त्रिभुज BOP। जैसे ही सर्वांग सम होगा तो प्रॉपर्टी बता देंगे। क्यों प्रॉपर्टी से? तो इसमें कोण है, साइड है, मतलब साइड एंगल साइड से आप बता सकते हैं कि ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम होने के पश्चात क्या लेना है आपको? जो चाहिए प्रूफ करने के लिए, ये वाला भाग। ठीक है, तो ये वाला भाग भी बराबर हो जाएगा, साथ में इसको भी जाएंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा। AOP बराबर लिख सकते हैं BOP, ये भी बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से लिखते हैं, इसलिए कोण APO यानी ये वाला बराबर हो जाएगा कोण BPO और इसका मान निकालना चाहें ये वाला, तो ये भी हो जाएगा AOP बराबर हो जाएगा BOP। ठीक है बच्चों, इतना ही आपको लिखना था। अब इसमें कोण का भी मान यदि निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं एक त्रिभुज लेकर चल रहा हूं, लिख दे रहा हूं। त्रिभुज AOP में कोण A प्लस कोण AOP प्लस कोण APO बराबर 180 अंश। कोण A की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री, कोण APO पूरा का पूरा एक कोण AOB की वैल्यू 100 अंश था, APO आधा होगा यानी 100/2 और प्लस कोण APO बराबर 180, ये हो जाएगा 90, ये होगा 50 बराबर प्लस कोण APO बराबर 180, इसको जोड़कर उधर भेज दीजिए। तो कोण APO बराबर 180 माइनस 140, दोनों को जोड़ेंगे तो कोण APO की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40 अंश। बच्चों इसका मान जो आएगा 40 अंश आएगा, वैसे इसका भी मान 40 अंश आएगा। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन था, मैं भी समझ में आया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं हम आगे प्रश्न की तरफ।
चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि cos A बटे में 1 माइनस tan A माइनस साइन स्क्वायर A बटे में cos A माइनस साइन A बराबर प्रूफ करके लाना है cos A प्लस साइन A, इतना प्रूफ करके लाना है। प्यारे बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का 4 नंबर का प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न का मतलब 4 से 5 लाइन खूब आराम से लेकर जाएगा। चलिए देखते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन मिले बच्चों तो ध्यान से देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, साइन और कास ही केवल लिखा हुआ है। तो हम इस प्रश्न में भी क्या काम करेंगे, प्रयास करेंगे क्वेश्चन साइन और कास के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे साइन और कास के फॉर्मेट में, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, इसको जैसे लिखा हुआ वैसे उतार लेंगे। ये प्रश्न संख्या था आपका प्रश्न नंबर 5वें का ग है, 5 का ग। चलिए देखिए, ये हो जाएगा cos A बटे में 1 माइनस, इसको जानते हैं क्या लिख सकते हैं, साइन A बटे में cos A माइनस साइन स्क्वायर A बटे में हो जाएगा cos A माइनस साइन A। बच्चों अच्छा सा क्वेश्चन देखते चलिए बस। यहां से हल करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम लेकर हल करेंगे तो cos यहां आ जाएगा, यानी हो जाएगा cos A बटे में ये चला जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा cos A माइनस साइन A और इसके बटे में cos A माइनस साइन स्क्वायर A बटे में लिखा जाएगा cos A माइनस साइन A। चलिए ये चला जाएगा, अब ऊपर आएगा तो इसमें जाकर गुणा करेगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर A। ठीक है बच्चों, बटा में ये लिखा जाएगा cos A माइनस साइन A माइनस साइन स्क्वायर A बटे में हो जाएगा cos A माइनस साइन A। बच्चों देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन, काम हो गया मेरा। ध्यान से देखिए, हर दोनों का सेम है। अगर हर दोनों का सेम है तो लिख सकते हैं दोनों का एलसीएम cos A माइनस साइन A। आज जब दोनों का एलसीएम इतना आएगा, ऊपर से आएगा cos स्क्वायर A माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर A। ठीक है बच्चों, जब इतना आ गया तो आप जानिए कि ये a स्क्वायर लिखा है, a माइनस बी स्क्वायर लिखा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो हो जाएगा cos A माइनस साइन A और एक ब्रैकेट में हो जाएगा cos A प्लस साइन A। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चों, cos A माइनस साइन A। अब यहां से क्या होगा, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट बचने के बाद क्या मिलेगा, cos A प्लस साइन A। बच्चों ये मस्त क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। अगर ऐसे प्रश्न आते बोर्ड के एग्जाम में, यदि त्रिकोणमिति आती है आपको, तो सबसे पहले समझने लगेगा कि यही प्रश्न लगा दें, क्योंकि सबसे आसान प्रश्न था अब तक का। ठीक है, त्रिकोणमिति का आसान सा प्रश्न है, और त्रिकोणमिति देखकर परेशान ना होइए, बस आप उसके रूल्स अगर याद रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं। एक प्रश्न दिया हुआ है 6वें का,
इसको हल करवाते हैं। बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। तो बच्चों पहले हम लोगों को संख्या मानना पड़ेगा। माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। बच्चों संख्या क्या बनेगी? संख्या अगर लिखा जाता तो लिखा जाता, कह रहा है कि माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक लिखा जाता तो y लिखा गया जाता, तो संख्या क्या बनेगी? तो संख्या बनेगी 10y और प्लस इकाई का अंक x। ये संख्या होगी मेन आपकी, क्योंकि दहाई के अंक में 10 का गुणा और प्लस इकाई का अंक होता है। परंतु प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। दहाई का अंक यानी y इकाई के अंक का तिगुना है, यानी इकाई के अंक में 3 का गुणा कर दें तो प्रथम शर्त में चलते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार प्रश्न में कह रहा है कि दहाई का अंक यानी y इकाई के अंक का 3 गुना है, यानी इकाई के अंक में 3 का गुणा करेंगे तो दहाई के अंक के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो स्टेटमेंट फर्स्ट बन गया। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए, संख्या हमारी यही है। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त में ये कह रहा है कि यदि संख्या में से यानी 10y माइनस प्लस x में से यदि 54 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। अंक पलट जाने का मतलब बच्चों जानते हैं, जो इकाई है वो दहाई बन जाएगा, दहाई है इकाई बन जाएगा। अंक पलट कर देखो, ऐसे लिखेंगे, अंक पलटने पर बनी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10x प्लस y बनता है। एग्जाम्पल समझो, अगर मैंने 35 लिखा है, ठीक है, तो 35 का मतलब हो जाएगा 3 गुणा 10 प्लस 5। ठीक है, अगर इसको पलट दें तो पलट देंगे तो 53 बनेगा। इसका मतलब बनेगा 5 गुणा 10 प्लस 3। देखो वही स्टेटमेंट यहां से लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहां से स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो संख्या है यदि संख्या में से 54 घटा दें तो ये जो अंक है वो पलट जाते हैं, यानी हो जाएगा 10x और प्लस y। अंक पलट जाते हैं तो संख्या क्या है, यानी संख्या का मान ज्ञात करना है। चलो बच्चों इसको हल करते हैं। 10y प्लस x माइनस 54 बराबर 10x प्लस y। x वाले को और y वाले को दोनों ही साइड लाते हैं, 54 को साइड देते हैं, तो इस साइड आएगा तो हो जाएगा 10y माइनस y प्लस x माइनस 10x बराबर 54। यानी यहां से आ जाएगा 9y माइनस 9x बराबर 54। यानी हो जाएगा 9 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस x बराबर 54। यानी हो जाएगा y माइनस x बराबर कितना लिख सकते हैं? 54 में 9 का भाग देंगे, 9 छका 54, यानी y माइनस x बराबर 6। जब y माइनस एक्स बराबर 6 हो गया तो समीकरण 1 में y का मान देखो कितना दिया है, 3x। समीकरण 1 से मान प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 से मान प्रतिस्थापित करेंगे तो कितना आएगा? y बराबर रखना है 3x, तो y की जगह पे 3x रखेंगे
तो 3x माइनस एक्स बराबर 6, यानी 2x बराबर 6, तो x का मान आ जाएगा 6/2 यानी 3 आ गया। x का मान आ गया 3। बच्चों जब x का मान 3 आ गया तो ध्यान से देखो, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो मान क्या निकल करके आएगा, y बराबर 3 गुणे x का मान 3, तो हो जाएगा y बराबर 9। बच्चों y का जो मान आया है 9 और x का मान आया 3। तो बच्चों संख्या क्या, ध्यान से देखो संख्या क्या मैंने माना था, ये वाला, तो हो जाएगा 10 गुणे y का मान कितना है 9 और प्लस 3 का मतलब ये, तो 90 और प्लस 3 यानी 93 जो होगा यही आंसर होगा और यही सही है। बच्चों 93 इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो शेष क्वेश्चन हम कराएंगे अगले वीडियो में, और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी प्रश्नों को, प्रश्न पत्रों को लेकर के, अनसॉल्व पेपर लेकर के हल करते रहिए। साइंस के पेपर और मैथ के पेपर लेकर के अच्छी तरह से हल करिए। अदर भी पेपरों पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यही समय है, यदि आप इस समय ध्यान नहीं देते हैं पेपरों पर तो आगे जो स्कोर आएगा उसमें कुछ नंबर कम आएंगे, और जब नंबर कम आएंगे तो आप अपने आप को सोचेंगे कि थोड़ा सा काश और पढ़ लिए होते। तो बच्चों थोड़ा सा काश और पढ़ लिए होते, तो यही समय है, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिए, लेकिन सभी पेपरों पर ध्यान दीजिए और प्रयास करिए कि 1 घंटा में और सभी पेपरों को जब हल कर रहे हैं तो उसको डिवाइड कर लीजिए अपनी टाइमिंग में। किसी भी पेपर को लेकर के कंटिन्यू मत बैठ जाइए 10 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए। एक पेपर को मैक्सिमम 40 से 50 मिनट, 1 घंटे तक मैक्सिमम पढ़िए, उसके बाद पेपर चेंज करके दूसरा पढ़िए। ठीक है, मैथ अगर 1 घंटा लगा लिए तो दूसरा पे हो सकता है पेपर आप हल्की सब्जेक्ट उठा लीजिए, हिंदी उठा लीजिए, इंग्लिश उठा लीजिए। साइंस पढ़ लिए तो उसके बाद हो सकता है कि जियोग्राफी, हिस्ट्री उठा लीजिए। मतलब कॉम्बिनेशन ऐसा बनाइए कि एक बार लो, एक बार हाई, एक बार लो, और एक बार ऑटोमेटिक सभी के सभी अगर हाई कर देंगे तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो प्रयास करिए कि पहले अगर मैथ लगा रहे हैं तो मैथ के बाद अगला पेपर हल करना हो तो होलसेल ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए। 1-2 पेपर पढ़ने के बाद फिर उसके बाद चेंज कर लीजिए, और आप टाइम टेबल बना लीजिए इस समय कि मुझे कितने समय में कौन कौन हल करने हैं, और मैक्सिमम समय दीजिए आप। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और यदि वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर भी करिए अपने मित्रों के साथ, और इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो में बना रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में भी आए कि 1 घंटे में 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ना समझ में आ रहा है तो उसको हल कर लीजिए। ठीक है, और जो क्वेश्चन अगर आपको फंस जा रहा है तो ये मोबाइल नंबर है, आप नोट कर लीजिए, 84 23 72 82 69। इस नंबर पे आप मैसेज कर दिया करिए, और ताकि मैं मैसेज जैसे ही कर देंगे तो उस क्वेश्चन को लेकर के एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तब तक के मिलते हैं। ठीक है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।